विविधता का मापन, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि जैव विविधता का मापन जो है क्या है, क्यों करते हैं हम, ये सबसे अधिक जरूरी है। अब देखो, कोई भी स्थान विशेष है, उस स्थान विशेष की बायोडाइवर्सिटी का मापन करने का मतलब है वहाँ पर कितनी अधिक प्रजातियों की, जंतु प्रजातियों की, पादप प्रजातियों की प्रचुरता कितनी है, मतलब रिचनेस कितना, वो एरिया कितना समृद्ध है। जैसे हम मापते हैं ना, पर कैपिटा इनकम मापते हैं कि केरल की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसका मापन करते हैं। राजस्थान की पर कैपिटा इनकम कितनी है, उसका मापन करते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि केरल के लोग कितने समृद्ध हैं, राजस्थान के कितने लोग समृद्ध हैं। तो जैव विविधता के मापन से हमें ये पता चलता है कि एक्स पारितंत्र कितना समृद्ध है, या एक्स क्षेत्र में, मतलब XYZ कोई भी पारितंत्र है, उस क्षेत्र में कितनी अधिक विविधता पाई जाती है, वो कितना अधिक समृद्ध है, रिचनेस कितनी है वहाँ पर, और एक स्थान दूसरे स्थान में कितनी जैव विविधता पाई जाती है। दोनों की तुलना करने के लिए भी जैव विविधता का मापन किया जाता है। साथ में ये भी देखा जाता है कि X पारितंत्र है, Y पारितंत्र है, दोनों में कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ कौन सी प्रजातियां पाई जाती है, मतलब दोनों के प्रजातियों की समरूपता का मापन भी किया जाता है। तो ये इसका उद्देश्य होता है कि हम प्रजातियों का ये जैव विविधता का मापन क्यों करते हैं। ठीक है, ये इसका उद्देश्य होता है। सिंपल है, आसान है, देखते हैं क्या है। ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण टॉपिक है आज की क्लास का, ये जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। देखो, मापन किसने किया था, तो WH विटेकर एक व्यक्ति है। WH ये भी शायद 1972 के आसपास हुआ होगा, विटेकर। ठीक है, ये पर्यावरणविद है। इसका बार बार जो है कहीं ना कहीं आप पर्यावरण में नाम पढ़ते हो तो इसका नाम आता है। ठीक है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, बार बार नाम इसका पूछा जाता है। मतलब जैसे ओडम का नाम आता है, क्लीमेंट्स का नाम आता है, अर्नेस्ट हैकल का नाम आता है, रोजेन का आता है, नॉर्मन मॉयर्स का आता है, ठीक है, एजी टांसले का आता है, ऐसे कहीं ना कहीं इसका नाम भी आता है यहाँ पर। ठीक है, WH विटेकर। ठीक है, लगभग शायद 1972 ही होना चाहिए, एक बार चेक कर लेना। 1972 में इसने क्या किया था, जैव विविधता के मापन की इसने विधि, मेथड बताया था। ठीक है, इसने क्या बताए थे, मापन के 3 प्रकार बताए थे, अभी हम देखने वाले हैं। इसने क्या किया, मापन की 3 प्रकार बताए, राइट। और उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है विभिन्न पारितंत्रों में, इसका उद्देश्य क्या है, विभिन्न पारितंत्रों में पादपों एवं जंतुओं की प्रजातियों का मापन करना। ठीक है, जंतुओं की प्रजातियों का मापन करना, राइट। ये इसका क्या होता है, प्रमुख उद्देश्य होता है। ठीक है, दूसरा है विभिन्न पारितंत्रों में पादपों एवं जंतुओं की प्रजातियों का मापन करना, साथ में प्रजातियों की मापन करना। मापन किसका करना, समृद्धता का मापन करना, प्रजातियों की रिचनेस का, समृद्धता का मापन करना, राइट। साथ में एक और उद्देश्य होता है प्रजातियों की समरूपता का मापन करना, कि जैसे मानसूनी पारितंत्र है, एक उष्णकटिबंधीय या विषुवत रेखीय पारितंत्र है, इन दोनों में प्रजातियों की कितनी समरूपता है, इसका मापन जब हम मतलब इसका जैव विविधता का मापन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि दोनों में कौन कौन सी उभयनिष्ठ प्रजातियां हैं। उभयनिष्ठ का मतलब है कि जैसे मान लो जो ये शेर है, ठीक है, एशियाई शेर है या एशियाई गेंडा है, वो एशिया में भी पाया जाता है, वो अफ्रीका में भी पाया जाता है। ठीक है, जैसे चीता है, चीता हम अभी कहाँ से लाए, अफ्रीका में लाए, क्योंकि इधर चीता समाप्त हो चुके हैं। तो इसकी जैव विविधता का मापन करेंगे तब हमें पता चलेगा कि वहाँ की उभयनिष्ठ प्रजातियाँ यहाँ पर है या नहीं है। जिराफ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं, इधर नहीं पाए जाते हैं, तो वो जैव विविधता के मापन से पता चलता है। तो प्रजातियों की समरूपता का पता लगाना या समरूपता का मापन करना, राइट, ये इसका मूल रूप से हम कह सकते हैं जैव विविधता के मापन का उद्देश्य होता है। अब मापन कितने प्रकार का होता है, WH विटेकर ने 3 प्रकार बताए यहाँ पर। 3 प्रकार कौन से हैं, एक तो अल्फा मापन है, अल्फा विधि है,
दूसरा मापन यहाँ पे कौन सा है, बीटा है, और तीसरा क्या है यहाँ पर, गामा है। तो अल्फा विविधता, बीटा विविधता और गामा विविधता, ये 3 रूप से हम विविधताओं का मापन करते हैं। एक क्या दिखाता है, एक संख्या को दिखाती है, ये जो है कुल संख्या को दिखाती है। अल्फा मापन क्या दिखाती है, सिंपल बता रहा हूँ, एक वर्ड में आगे और लिखेंगे। ये कुल संख्या की विविधता को दिखाती है। ये जो है परिवर्तित विविधता को दिखाती है कि पलायन के बाद जो जनसंख्या बचती है, इतने सारे जलवायु परिवर्तन वगैरह, इतने सारे आवासों का विनाश वगैरह हो रहा है, तो एक पारितंत्र दूसरे पारितंत्र में पलायन होता है, तो उसके बाद में कितनी प्रजातियां बचती है, उस परिवर्तित विविधता को दिखाती है। और जो गामा है वो अल्फा और बीटा का क्या है, मतलब ये कुल विविधता है। ये क्या है, इसको कहते हैं कुल विविधता। कुल विविधता का मतलब है एक कोई बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र की टोटल डाइवर्सिटी को दिखाती है। ठीक है, टोटल डाइवर्सिटी का मतलब है अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, इसको हम कह सकते हैं अल्फा प्लस ये बीटा, दोनों को शामिल कर लेता है। ठीक है, दोनों का क्या है, समाकलन है, योग है, दोनों का समाकलन या योग है। इसको डिटेल से देखते हैं। ये मैंने बहुत शॉर्ट रूप में बताया है। अल्फा मापन कुल संख्या, बीटा मापन परिवर्तित पलायन के बाद बची हुई संख्या, गामा मतलब समाकलन अल्फा व बीटा का योग। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र में इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। तो ये अल्फा बीटा गामा क्या है, देखो अल्फा बीटा गामा को एक्स वाई जेड भी आप लिख सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अपने को नाम दिया है अल्फा बीटा गामा, बस वीटे करने। क्या चल रहा है, ज्योग्राफी 2 पेपर के नोट्स अभी तक नहीं पहुंचे हमारे पास। अनिता आपने ऑर्डर कर दिया क्या? ज्योग्राफी 2nd पेपर के नोट्स आ गए हैं, अगर आपने ऑर्डर कर दिया है तो आपको मिल जाएगा। ये पूछा है एग्जाम में बीटा एंड गामा, ओके ठीक है, तभी तो मैंने कहा ना इम्पोर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहां पर देखो, कोई भी पारितंत्र है उसमें कितनी भिन्नता विविधता पाई जाती है, उसका मापन इस प्रकार 3 रूपों में किया जाता है। उसमें सबसे पहले जो है वो है अपना अल्फा विविधता। ठीक है, अल्फा विविधता मैंने कहा किसी स्थान विशेष के अल्फा विविधता के बारे में अगर हम लिखे तो ये क्या है, किसी स्थान विशेष की कुल प्रजातियों की संख्या का मापन किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, अल्फा विविधता कहते हैं। सिंपल है। अब सिंपल है, देखो ये जैसे मान लीजिए ये कोई पर्यावरण है, मतलब ये कोई स्थान विशेष है, तो इस स्थान विशेष में कितने पेड़ पौधे हैं, कितने घास हैं, कितने कितने टाइप के जो है अलग अलग पेड़ पौधे हैं। ठीक है, उन सब की जो है विविधता का अध्ययन यहाँ पर जनरली देखा जाता है, राइट। अब मान लीजिए कोई जंतु है XYZ, कोई जो है कोई घोड़ा है, कोई चूहा है, कोई कीट पतंगे हैं। ठीक है, ये जो छोटे छोटे जीव हैं मैं जो बना रहा हूँ, अब इनके चित्र तो मैं बना नहीं सकता। ठीक है, कुल मिला के ये एक स्थान विशेष हो गया। अब इस स्थान विशेष में इन पेड़ पौधों जीव जंतुओं की जो है इसकी कुल प्रजाति, कुल संख्या कितनी है, कुल प्रजातियों की कुल संख्या इस एक स्थान विशेष के क्षेत्र में प्रजातियों की कुल संख्या। राइट। अब जो है ये क्षेत्र है, इसमें पेड़ों की कितनी प्रजातियां हैं, चूहों की कितनी प्रजातियां हैं, घोड़े की कितनी प्रजातियां हैं, शेर की कितनी है, कीट की कितनी है, XYZ की कितनी है, राइट। नीम की कितनी प्रजातियां हैं, रोजवुड, महोगनी, कोई भी कारक है उसकी कितनी प्रजातियां, उनकी कुल संख्या को ये दिखाता है। तो ये टोटल आकलन है। ठीक है, ये क्या है, अल्फा विविधता किसी स्थान विशेष का टोटल आकलन है। तो
तो पारितंत्र के एक समुदाय की कुल प्रजातियों की संख्या और प्रजातियों के आनुवंशिक के आधार पर इसको वर्गीकरण के रूप में दिखाया जाता है कि उनकी आनुवंशिक विविधता कितनी होती है, उसका जो है यहाँ पर आकलन भी किया जाता है, उसकी समरूपता का आकलन भी किया जाता है। ठीक है, कि उसमें आनुवंशिक विविधता के माध्यम से कितनी समरूपता है वो भी देखा जाता है। तो ये सिंपल जो अल्फा विविधता है प्रजातियों के स्थान विशेष की कुल प्रजातियों की संख्या को दिखाता है। राइट है, आगे बढ़े चलिए। तो ये अल्फा विविधता है प्रजातियों की कुल संख्या, ये स्थान विशेष है, इसको हम क्या कहेंगे, खास स्थान या स्थान विशेष। ठीक है, इसमें प्रजातियों की समरूपता का मापन भी होता है, प्रजातियों की समरूपता का इसमें मापन भी किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। राइट, आ जाएंगे नोट्स, चिंता मत कीजिए आप। जिसके भी नहीं आए, कई बार लोकल पोस्टमैन होता है, वो जो है 1-2 दिन अपने पास रख लेता है, जब 5-10 एक साथ ऑर्डर आते हैं तो वो देने के लिए, वितरित करने के लिए निकलता है। तो अपने आसपास का जो लोकल पोस्टमैन है उससे भी आप बात कर लेना। राइट, आगे बढ़े। तो अल्फा विविधता जो है फाइनली क्या दिखाएगी, प्रजातियों की कुल संख्या, और इससे क्या होता है, पारितंत्र की समृद्धता का पता चलता है। कोई भी पारितंत्र है, पारितंत्र की जैविक बायोलॉजिकल समृद्धि, रिचनेस का पता चलता है। ठीक है, अब देखो सिंपल है, अल्फा विविधता जितनी अधिक होगी उतनी ही बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, अधिक होगी, उतना ही पारितंत्र क्या होगा, इतना ही स्ट्रॉन्ग होगा, मजबूत होगा। ठीक है, पारितंत्र की स्थिरता क्या होगी, पारितंत्र की स्थिरता भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। तो पारितंत्र की स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, पारितंत्र की समृद्धता ज़्यादा होगी और बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होगी अगर अल्फा विविधता ज़्यादा होगी तो, क्योंकि वो संख्या प्रजातियों की कुल संख्या को दिखा रही है। तो प्रजातियों की संख्या जितनी बड़ी उतनी ही बायोडाइवर्सिटी, सारी चीज़ें पॉजिटिव चलेगी, और जितना छोटा इसका मतलब अस्थिरता, असमृद्धता, कमजोर पारितंत्र, अविकसित पारितंत्र, छोटी खाद्य श्रृंखला, छोटा फूड वेब, ये जो है सारा इसका मतलब इसके जो है परिणाम होते हैं, हम कह सकते हैं। तो अल्फा ये अल्फा विविधता कम और ज़्यादा होने से क्या परिणाम प्रभाव हो सकते हैं, वो भी कथन कारण में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, वो भी आपसे कथन कारण में पूछा जा सकता है, इसलिए उसके लिए भी आपको तैयार रहना है। राइट, आगे बढ़े। दूसरा है बीटा विविधता। देखो बीटा विविधता क्या होता है, ये परिवर्तन में मैंने स्टार्टिंग में आपको इसका निष्कर्ष निचोड़ बताया था कि पलायन के बाद एक पूरा समुदाय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसको व्यावहारिक रूप से समझाऊं कि ये एक पारितंत्र है, ये एक जीवोम या बायोम है। ठीक है, ये क्या है, बायोम एक्स, और ये क्या है, बायोम वाई। बायोम मान लीजिए, पारितंत्र मान लीजिए। अब इन दोनों पारितंत्रों के बीच में क्या हो रहा है, जैसे इसकी ये डाइवर्सिटी है। ठीक है, इसमें ये प्लस प्लस जीव जंतु अलग अलग रूप पाए जाते हैं, अलग अलग पेड़ पौधे वगैरह इसमें होते हैं। राइट, ये अलग अलग रूप है इनके। ठीक है, अलग अलग प्रजातियां हैं, XYZ 1 2 3 जो भी है, आप कुछ भी चिन्ह दे सकते हो। इधर भी इस टाइप की प्रजातियां अलग अलग पाई जाती है, इसमें भी जो है पेड़ पौधे, जीव जंतु, वनस्पति है। राइट, कुछ भी चिन्ह निशान आप देख सकते हो, क्योंकि डाइवर्सिटी है पौधों की। राइट, ये घास के रूप हो गए, जो भी है। अब ये दो पारितंत्र हैं, इन दो पारितंत्रों के ऊपर अलग अलग शक्तियां कार्य कर रही है। तो इन पारितंत्रों के बीच में क्या होगा, प्लाइन होगा। इधर से प्रजातियां इधर आएगी, इधर से प्रजातियां इधर आएगी। समुदायों में परिवर्तन के कारण प्लायन हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है। इसको हम प्रवास कह सकते हैं, माइग्रेशन कह सकते हैं। ठीक है,
तो ये क्या हो रहा है, प्रवास हो रहा है, दोनों में आदान प्रदान हो रहा है। तो दो समुदायों के बीच में क्या होता है, बीटा स्थानांतरण होता है। ठीक है, बीटा, इसको गमन भी कहते हैं, बीटा गमन, बीटा स्थानांतरण या बीटा प्लाइन भी कहते हैं। तो दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगा, पर्यावरणीय एक बहुत सारे जलवायुवीय कारकों से, बहुत सारे पर्यावरणीय कारकों से, पर्यावरणीय संकटों से, ठीक है, इच्छा से, भोजन की तलाश में, बहुत सारे कारणों से दोनों समुदायों में क्या होगा, ये प्रजातियां इधर आएगी, यहाँ की प्रजातियां उधर जाएगी। इसका मतलब प्रजातियों का मिश्रण हो रहा है। ठीक है, इस मिश्रण के बाद में, मतलब इस परिवर्तन के बीच जो बचती है प्रजातियों की संख्या या उसकी तुलनात्मक दृष्टि जो होती है, वो बीटा विविधता कहलाती है। कि दो एक्स और वाई पारितंत्र है, उसके बीच में पलायन के बाद प्रजातियों की तुलना बीटा विविधता कहलाती है। अगर हम यहाँ पे कहें, देखो ये प्रवणता है, मतलब ये क्या है, प्रवणता का मतलब होता है ग्रेडियंट, परिवर्तन। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि समुदायों में परिवर्तन। तो दो पारितंत्रों में पर्यावरणीय प्रवणता के बाद, ठीक है, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट फोर्स के बाद जो परिवर्तन के बाद विविधता पाई जाती है, उसकी तुलना करना ही बीटा विविधता कहलाती है। समझे या नहीं समझे कि यहाँ से कितनी प्रजातियां इधर आ गई, यहाँ से कितनी आ गई। अभी हमने इससे पहले जो देखा था वो केवल क्या देखा था कि इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर टोटल प्रजातियों की संख्या अल्फा है, लेकिन अब जो बीटा देख रहे हैं, तो इस और इसके बीच में जो स्थानांतरण हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसकी तुलना करने के बाद कितनी प्रजातियां आ रही है, वो क्या है, वो बीटा कहलाती है। समझे या नहीं समझे आप? बीटा समझे या नहीं समझे? अल्फा में क्या अंतर है, बीटा में क्या अंतर है? बीटा इस बॉक्स के अंदर की कुल संख्या को दिखा रही है, अल्फा, जबकि बीटा है इन दोनों के बीच में स्थानांतरण हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, दोनों में पर्यावरणीय प्रवणता पाई जाती है। ठीक है, तो पर्यावरणीय प्रवणता के साथ जो परिवर्तन हो रहा है, तो उस प्रजातियों के बीच जो प्रजातियों के बीच विविधता पाई जाती है, उसकी तुलना करना ही ये क्या कहलाता है, यहाँ पे बीटा विविधता कहलाता है। इसका मतलब समुदाय की विशिष्ट प्रजातियों की संख्या या उसकी तुलना किसके माध्यम से होती है, बीटा के माध्यम से होती है। तुलना कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए अभी ये अफ्रीका है और ये भारत है, तो अफ्रीका से भारत के कुन्नू अभ्यारण्य में क्या लाया गया, यहाँ से चीता लाए गए, तो यहाँ का चीता जो है यहाँ आया, इसका मतलब यहाँ की प्रजाति की विविधता में बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ की प्रजाति कम हुई है, राइट, या यहाँ की प्रजातियों की संख्या में कमी आई है, तो इसका मतलब है यहाँ नई प्रजाति का आगमन हुआ है। तो दोनों समुदायों में क्या हुआ, कुछ परिवर्तन हुआ है प्रजातियों का, राइट। तो इसका मापन, इसकी तुलना करना, कंपैरिजन करना ही क्या है, बीटा विविधता है। सिंपल हम कहें, इस विविधता के अंतर्गत पर्यावरणीय प्रवणता, एनवायरमेंटल ग्रेडियंट, पर्यावरणीय प्रवणता के बाद प्रजातियों में प्रवणता के साथ दो समुदायों में प्रजातियों के प्रवास या परिवर्तन की तुलना का अध्ययन किया जाता है। अर्थात बीटा विविधता गतिशील समुदायों की प्रजातियों का मापन करता है। प्रजातियों का मापन करता है, बस यही क्या है, बीटा विविधता है। ठीक है, समुदाय दूसरे समुदाय की ओर प्रतिस्थापन करते हैं, तो एक समुदाय दूसरे समुदाय की ओर क्या करेंगे, यहाँ पर प्रतिस्थापन करेंगे। इस प्रतिस्थापन से क्या होगा, एक आवास या एक समुदाय में, बेटा नहीं समझे महेश, आवत है, ठीक है, आवत है तो अच्छा है, जावत नहीं होना चाहिए, आवत ही होना चाहिए।
महेश क्या नहीं समझे बताओ, वापस बताऊं? सिंपल है, देखो जिस प्रकार अगर हम कहें कि प्रवणता क्या होता है, ग्रेडियंट क्या होता है, परिवर्तन की दर को हम प्रवणता कहते हैं। सिंपल प्रवणता क्या होता है, जैसे तापमान की प्रवणता होती है, हमने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा है। तापमान की प्रवणता होती है कि जैसे उच्च तापमान से निम्न तापमान की ओर हवाएं चलती है, ठीक है। ऐसे ही विषुवतरेखीय क्षेत्र से या निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जाने पर विविधता की मात्रा कम होती जाती है, ठीक है। ये प्रवणता दिखाती है, किसकी प्रवणता दिखाती है? प्रजातियों की विविधता को दिखाती है, ठीक है। जैसे विषुवतरेखीय क्षेत्र है, निम्न अक्षांश है, और उस निम्न अक्षांशों से हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो प्रजातियों की विविधता में कमी आएगी। तो इस कमी क्या है? ये परिवर्तन है। यहाँ पर अधिकता है, यहाँ पर कमी है, ठीक है। इस अधिकता से जो कमी में परिवर्तन आ रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? परिवर्तन कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। तो ये प्रवणता क्या है? ये परिवर्तन की दर को दिखाता है, ठीक है। अब परिवर्तन की दर किन के मध्य होगी? दो पारीतंत्रों के बीच में होगी, इसलिए इसको एनवायरमेंटल ग्रेडियंट कहते हैं, पर्यावरणीय प्रवणता कहते हैं, राइट। अब सिंपल है कि दो पारीतंत्रों के बीच में, जैसा मैंने एग्जाम्पल बताया कि अपन अफ्रीका से चीता लेकर आए कुन्नो अभ्यारण्य में, ठीक है। मोदी जी ने बढ़िया शानदार टोपी लगा के और जो है फोटो हाथ में लेके अपनी फोटो खिंचवाई। जैसे होता है ना कई बार कि हम मोबाइल से फोटो खींच रहा हूँ और वो कोई मेरा फोटो खींच रहा है, ऐसा ही जो है मोदी जी ने बढ़िया जो है ढोंग किया, ठीक है। तो वो जो चीज है वो यहाँ पर परिवर्तन की दर को दिखा रहा है कि एक्स और वाई में कितना प्रवास हो रहा है। यहाँ की प्रजातियां जलवायु के कारणों से अन्य बहुत सारे उसके ऊपर प्रेशर होता है, खाद्य संकट होता है, दूसरी प्रजातियां उसको प्रताड़ित करती है, इसलिए भी इसको छोड़कर यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे कारण होते हैं। तो एक स्थान और एक पारीतंत्र और दूसरे पारीतंत्र के बीच में जो माइग्रेशन होता है, परिवर्तन होता है, वो परिवर्तन होता रहता है, कंटिन्यूस जारी रहता है। तो इस परिवर्तन के कारण से यहाँ की प्रजातियां तो यहाँ आ गई, यहाँ वाली यहाँ चली गई, तो इसका परिवर्तन तो हुआ ना, दो पारीतंत्रों के बीच में परिवर्तन हुआ। तो ये जो सापेक्ष स्थिति है परिवर्तन की, प्रवणता की दर है, इस सापेक्ष स्थिति का मापन किया जाता है। मतलब एक समुदाय के प्रवणता के साथ जातियों की विस्थापन होने की जो दर है वो बीटा विविधता में मापी जाती है, ठीक है। कि यहाँ की प्रजातियां कितनी विस्थापित होकर यहाँ आई है, यहाँ की कितनी विस्थापित होकर यहाँ गई है, इसका मापन है। तो सिंपल आप लिख सकते हो दो समुदायों या दो आवासों के मध्य प्रजातियों के प्रवास कह सकते हो, प्रवास या विस्थापन की दर का मापन क्या कहलाता है? ये बीटा विविधता कहलाते हैं। बीटा विविधता कहलाती है। सिंपल है, आगे बढ़ते हैं। तो यही है बस बीटा विविधता, इतना ही ध्यान में रखना है। हमें वीटेकर बन के, हमें जो है WH वीटेकर बन के हमें अमेजन के जंगलों में नहीं जाना है, ठीक है। कि वहाँ पर एग्जैक्ट मापन करना है कि कौन सी प्रजाति किस में चली गई, कौन सी किस में चली गई, ठीक है। उसका हमें मापन नहीं करना है, राइट। तो सिंपल होता क्या, जनरली कोई भी प्रजाति, जैसे मान लो मैंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे रोजगार की तलाश थी, पढ़ने गए बाहर, अभी जहाँ रोजगार मिला हुआ वहाँ पे बैठे हैं। आपने भी अपना घर छोड़ा, तो जनरली क्या होता है कि प्रजातियां अपने आप को अनुकूल करने के लिए, ठीक है, अपने आप को अनुकूल करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है, ठीक है, ताकि उसको उसके अनुकूल हैबिटेट मिले, उसके अनुकूल उसको निकेत मिले, वो वहाँ पर स्थायी रूप से अच्छे संतुलन के साथ वो रह सके, ठीक है। तो ये स्थापन या प्रतिस्थापन की दर है जो इन अनुकूलन के कारणों से होती है कि एक यहाँ पे मान लो कोई छोटी प्रजाति, उसको दूसरी प्रजाति प्रताड़ित कर रही है, ठीक है, तो वो परेशान होकर यहाँ आ जाएगी, या इसको भोजन नहीं मिल रहा है, या यहाँ पे पानी नहीं मिल रहा है, या आवास इसका विखंडन हो गया है, या अन्य कोई कारण है, जलवायु प्रेशर है, तो वो सारे कारणों से वो यहाँ से यहाँ आ जाएगी। ये सारी प्रोसेस चलती रहती है। इसका मापन, दोनों का परिवर्तन की दर कितनी है, कितना प्रवास हुआ, कितना प्लस माइनस हुआ, उसका मापन बीटा कहलाता है। सिंपल, आगे बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट है गामा विविधता। अगला क्या है? गामा विविधता। सिंपल है, गामा विविधता दोनों का मिलन है, दोनों का समाकलन है, दोनों को यहाँ पर जोड़ लो। ये गामा विविधता जो है एक भौगोलिक क्षेत्र, ये एक आवास की प्रजातियों की टोटल प्रचुरता को दिखाती है कि एक टोटल क्षेत्र है, ठीक है, ये पूरा एक भौगोलिक क्षेत्र है,
अब देखो तीनों का समाकलन कर लेते हैं हम, यहाँ पे तीनों का मिलन कर लेते हैं कि क्या है गामा। ये पूरा एक क्षेत्र है, एक भौगोलिक क्षेत्र है, ठीक है, ये पारितंत्र नहीं है, ये एक भौगोलिक क्षेत्र है। अब इस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत कई पारितंत्र हैं, ठीक है, ये एक्स पारितंत्र है, ये वाई पारितंत्र है, ये क्या है जेड पारितंत्र है, ठीक है। तो मान लीजिए इसमें जो है ये प्रजातियां हैं इसकी, ठीक है, और इसकी ये प्रजातियां हैं, कुछ भी एक्स वाई जेड आप मान लीजिए, और इसकी ये प्रजातियां हैं, राइट, ये 3 पारितंत्र है। अब ये जो पारितंत्र है, इस पारितंत्र के अकेले के अंदर जो कुल प्रजातियां हैं, इसके अंतर्गत जो कुल प्रजातियां हैं उसको हम क्या कहते हैं, ये अल्फा विविधता है, राइट। ये एक्स की अल्फा विविधता है, ऐसे ही वाई की अल्फा विविधता है, ऐसे ही जेड की अलग अलग अल्फा विविधता है, ठीक है। ये एक्स वाई जेड क्या है, पारितंत्र है। एक्स पारितंत्र यहाँ पे लिख रहा हूँ, एस वाई और जेड तीनों क्या है, एक भौगोलिक क्षेत्र के 3 पारितंत्र है, राइट। अब यहाँ पे देखो सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है, इनके बीच जो स्थानांतरण हो रहा है, एक्स और वाई के बीच स्थानांतरण हो रहा है, इन दोनों का मापन क्या है, यहाँ पर ये बीटा विविधता है। इन दोनों का मापन यहाँ पर क्या कहलाएगी, बीटा विविधता कहलाएगी, ठीक है। या इन दोनों का मापन जो है, इन दोनों के बीच में भी आदान प्रदान हो रहा है प्रजातियों का, तो इन दोनों को जॉइंट रूप से हम इसका अध्ययन करेंगे तो ये भी क्या कहलाएगी, बीटा विविधता कहलाएगी, राइट। अब ये पूरा जो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें अल्फा भी है और बीटा भी है, ठीक है, अल्फा भी है और बीटा भी है, इन दोनों का योग समाकलन क्या है, इन पूरे को जोड़ देंगे तो ये जो होल है, ये पूरा होल है, इस पूरे होल को, होल मतलब संपूर्ण समष्टि या भौगोलिक क्षेत्र, इस पूरे होल को हम क्या कहेंगे, ये पूरा क्या है, यहाँ पर गामा विविधता है। ये गामा विविधता है, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, गामा विविधता अल्फा एवं बीटा, अल्फा एवं बीटा विविधता का समाकलन है, राइट। दोनों का क्या है, यहाँ पर समाकलन है, सिंपल है। तो गामा विविधता एक भौगोलिक क्षेत्र के भौगोलिक क्षेत्र या आवासों की प्रजातियों की कुल प्रचुरता को दिखाती है, ठीक है। ये इस भौगोलिक क्षेत्र, इसमें टोटल प्रचुरता कितनी है, कि मतलब टोटल संख्या भी कितनी है और आदान प्रदान भी कितना हो रहा है, उनको भी जोड़ लेती है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं गामा स्थान विशेष की या आवास की या भौगोलिक क्षेत्र की कुल प्रजातीय विविधता को दिखाता है, या कुल प्रजातीय विविधता का मापन है, होल का मापन है, टोटल का मापन है। सिंपल है, आगे बढ़े, बस हो गया, आज का इतना ही है। बस सिंपल है, समझ में आ गया महेश, कि एक प्रजाति दूसरी प्रजाति और जो दोनों का हम कहें कि दोनों में उभयनिष्ठ क्या है उसको माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, गामा आ जाता है। 2 पारितंत्र है, ठीक है। अब इसको ऐसे भी हम कर सकते हैं, मान लीजिए कोई एक्स वाई जेड है और कोई एक और पारितंत्र है, ठीक है, ये पारितंत्र है, तो यहाँ पर जो प्रजातियाँ होगी उसको हम क्या कहेंगे,
उभयनिष्ठ प्रजाति, ठीक है, ये x1 है और ये x2 है। तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, सिंपल है, देखो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, जो उभयनिष्ठ है इसको हम मान लेते हैं, उभयनिष्ठ को आप कुछ भी मान लो, x1 x2, उभयनिष्ठ को आप z मान लीजिए, ठीक है। ये उभयनिष्ठ क्या है, z है। तो ध्यान से देखिएगा, वापस मैं इधर बता रहा हूँ एक सूत्र के माध्यम से, जो गामा डाइवर्सिटी है वो क्या है, x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 माइनस क्या हो जाएगी, z हो जाएगी, ठीक है। ये क्या है, गामा विविधता है। अब इसको सिंप्लीफाई अगर हम करें तो x1 क्या है, x1 पारितंत्र की प्रजातियां, राइट, x2 क्या है, x2 पारितंत्र की प्रजातियां, राइट। अब x1 को देख लिया, x2 को देख लिया, दोनों में जो कॉमन है उसको भी अगर हम प्लस कर देंगे, इसका मतलब है हमने उसको डबल बार उसका हमने क्या कर लिया, जोड़ कर लिया, डबल बार मापन कर लिया है। तो जो है गामा विविधता बहुत ज़्यादा आएगी। लेकिन इस जो उभयनिष्ठ है जिसको हमने z नाम दिया, इस z को हमने माइनस करना पड़ेगा, x1 को और x2 को जोड़ के z को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर z क्या है, उभयनिष्ठ प्रजाति है। उभयनिष्ठ का मतलब है जो दोनों में कॉमन है, ठीक है। इस उभयनिष्ठ प्रजाति को हम बाहर कर देंगे तो गामा विविधता आ जाएगी, जो कि क्या है, होल को दिखाती है, टोटल को दिखाती है। सिंपल है, ये क्या दिखाती है, दोनों को, पूरे होल को दिखाती है, उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर गामा विविधता कहेंगे। बस ये तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, बहुत आसान हो जाएगा। तीन चीज़ें आपको ध्यान में रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। चलिए, एक कुल प्रजातीय संख्या को दिखाती है, एक परिवर्तन के बाद की संख्या को दिखाती है या परिवर्तन का आकलन करती है, एक दोनों का समाकलन करती है, दोनों का योग है, जो होल को दिखाती है कि ये लो भाई साहब, ये है टोटल। बस इतना ही क्या है, यहाँ पर ये तीन प्रकार की विविधता पाई जाती है। याद रहेगा या नहीं रहेगा, आगे बढ़े। गामा विविधता के बारे में लिख सकते हैं, होल, संपूर्ण भाग, होल किसका, इस भौगोलिक क्षेत्र का होल। चलिए नेक्स्ट है जैव विविधता का महत्व है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है आज का। अब देखो सिंपल है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं है कि बायोडाइवर्सिटी का महत्व क्या होता है। हर क्षेत्र में कुछ भी, जहां पर भी आप नहीं लेंगे, हर क्षेत्र में इसकी विविधता होती है। आर्थिक महत्व है इसका, सामाजिक महत्व है इसका, सांस्कृतिक महत्व है इसका, पारिस्थितिकीय महत्व है इसका, पृथ्वी के संरक्षण के लिए महत्व है। कुछ जैव विविधता होगी तो जितनी अधिक बायोडाइवर्सिटी होगी, संसाधन अधिक होंगे। सारा खेल ही बायोडाइवर्सिटी का है इस पृथ्वी पर, इसलिए इसका महत्व की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो पूरी पृथ्वी की स्टेबिलिटी, पारितंत्रों की स्टेबिलिटी, सारा कारक जो है, सारा खेल इसी का है। इसलिए ये होमवर्क आपको पढ़ना है, सिंपल है, बताने की आवश्यकता नहीं है। अब देखो जैव विविधता का शरण कैसे हो रहा है। शरण के बहुत सारे कारक हैं, ठीक है। प्रजातियों में आपस में भी लड़ाई होती है, ठीक है। एक प्रजाति जो है माइग्रेट करके दूसरे क्षेत्र में आ जाती है तो वो अपना प्रभुत्व तेजी से फैला लेती है, ठीक है। जैसे मान लो कोई बबुल का पेड़ है, कहते हैं कि बबुल का पेड़ भारत में नहीं था, ये बाहर से आया और आज पूरे भारत में, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, पूरे भारत में जो है बबुल फैला हुआ है। तो ये एक आक्रमणकारी प्रजाति, ऐसे कीटों की प्रजातियां होती है। ऐसे ही कई अन्य तरह के जो जीव जंतु होते हैं, पादप होते हैं, उनकी प्रजातियां होती है जो आपस में ही लड़ झगड़ के या अपना प्रभाव फैला लेते हैं। तो बाकी जो है प्रजातियों की विविधता होती है, एक का फैलाव हो जाता है, बाकी सारी नष्ट हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर विविधता कम हो जाती है, तो इसके कारण से शरण होता है। दूसरा, ये प्राकृतिक कारण है कुछ, ठीक है, जो अपने आप में प्रतिसंतुलित होते रहते हैं। तो प्रजातियों में जलवायु परिवर्तन की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ठीक है, जो मैन मेड है, नगरीकरण है, जो है आवासों का विखंडन होना है, ठीक है, जंगलों को काटकर खेत बनाना, ये बहुत बड़ा है। जंगलों को जलाकर जो है स्थानांतरण कृषि करना, मानव की जो भी गतिविधि है वो जैव विविधता को कम करती है। अगर मानव चलता भी है, अपने घर से एक कदम बाहर भी रखता है, तो भी वो बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहा है। एक कदम बाहर रखता है तो कितनी कीड़ियों में, मतलब ये चिंटियों को मारता है, ठीक है, छोटी छोटी जो चिंटियां होती हैं उनको कितना मारता है, ठीक है। इसका मतलब है मानव की प्रत्येक गतिविधि, जितना नगरीकरण हो रहा है, जितना औद्योगिकरण हो रहा है, जितना मानव की शक्ति का फैलाव हो रहा है, उतना ही बायोडाइवर्सिटी कम हो रही है।
तो मानव की सारी एक्टिविटीज़, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह, बहुत सारे कारक, ये सारे आवासों का विखंडन, आवासों का जो है नष्ट होना, आवासों का बदलाव होना, आवासों का छोटा होना, पारितंत्रों का छोटा होना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में वनों की बड़े लेवल पर कटाई करना, ये बहुत सारे हजारों कारक है जो मानव के द्वारा जो है, जो समुद्र है, समुद्री जैव विविधता है, उसके अंदर हम वर्तमान के सारा कचरा जो है मानव के द्वारा किया गया सारा कचरा हम डंप यार्ड के रूप में कहाँ डाल रहे हैं, समुद्रों में डाल रहे हैं। तो समुद्रों में बहुत बड़े बड़े जो है गार्बेज पेच बन रहे हैं, ठीक है, एक अपने मतलब कचरे के ढेर बन रहे हैं और वो गतिशील कर रहे हैं, उनका विनष्ट वो नहीं हो रहे हैं, जिसको हम समुद्री गार्बेज पेच कहते हैं। जो बड़े कई तो ऐसे गार्बेज पेच मिले हैं जो द्वीप के बराबर है, आइलैंड के बराबर है, इतने बड़े बड़े जो है गार्बेज पेच बन गए हैं। तो वो पूरे समुद्री पारितंत्र का नुकसान कर रहे हैं, पूरी समुद्री बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हर जगह मानव का प्रसार हो गया है, तो वो सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी का शरण कर रहा है, डिप्लीशन कर रहा है। तो ये सारे कारक हैं, सिंपल है, इसको बहुत अधिक इसमें मुझे लगता नहीं है कि पढ़ने पढ़ाने की आवश्यकता है, तो एक बार आप देख लेना। अब सबसे अधिक महत्वपूर्ण ये है कि जैव विविधता का नष्ट तो हम कर रहे हैं, लेकिन हम जैव विविधता के संरक्षण के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं उसको हम आगे देखेंगे, कल वाली क्लास में देखेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण किस किस रूप में कर रहे हैं, जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन कौन सी शब्दावलियों का प्रयोग किया गया है, जैव विविधता के संरक्षण के लिए किस प्रकार के अलग अलग जो है कन्वेंशन हुए हैं, उन कन्वेंशनों का क्या योगदान है, भारत में कौन कौन सी बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, हॉट स्पॉट क्या होते हैं, ये सारे कारक हम कल देखेंगे। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, होमवर्क है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये भी आपका होमवर्क है। ठीक है, सेल्फ पढ़ना है, पढ़ाने लायक है नहीं कुछ ऐसे कारक, और जो सिंपल मैंने बातें कही है ये सारे हैं। और आगे पर्यावरण प्रदूषण, पोल्यूशन, सारे जो है ओजोन शरण वगैरह जो सारे हम चीज़ें पढ़ेंगे, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, ये सब इसी के कारक हैं, मतलब इसका शरण करने के जो है कारक हैं, वो सबको हम डिटेल से वैसे आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट। क्या है, मैथवा नोट्स में नहीं है, मैथवा नोट्स में नहीं है, कोई बात नहीं, मैथवा से वैसे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है सर, हमको भी 199 रुपये देने होंगे क्या 3 दिसंबर पेपर के लिए? बिल्कुल लीला कुमारी, आप सबको 199 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो व्यवस्था का हिस्सा है। और ये मेरा ये मानना है, आज मैं वापस आपको कह रहा हूँ, काफ़ी लोग लाइव होंगे और बाद में भी वीडियो देखेंगे, कि जो हम ये महापरीक्षा ले रहे हैं, ये इसलिए ले रहे हैं कि आपका वास्तव में एक हेजिटेशन होता है ना, आपको लगेगा कि यस यार, पूरा एग्ज़ाम हम दे रहे हैं, पूरा माहौल वैसा है, 4 लोग और भी दे रहे हैं, तो आपकी हेजिटेशन को दूर करने के लिए, आपकी जो सिली मिस्टेक है उसको दूर करने के लिए आप, मुझे लगता है कि ये 3 एग्ज़ाम देंगे, तो इन 3 एग्ज़ाम के बाद में कम से कम 5 से 7 नंबर, इसका मतलब कम से कम 14 क्वेश्चंस, ठीक है, कम से कम बता रहा हूँ, ये अधिक तो कितना ही हो सकता है, कम से कम 7 से 8 नंबर, कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन आपके राइट होने वाले हैं। अगर आप ढंग से, ईमानदारी के साथ और अपने दिल से अगर इस महापरीक्षा में आप शामिल होंगे, देंगे, क्योंकि आपको वो आदत पड़ेगी कि एग्ज़ाम देना है, कहाँ क्या मैं मिस्टेक कर रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट सिली मिस्टेक कर देता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत बेसिक हल्की गलतियाँ कर देता है, वो गलतियाँ पहले ही हो जाएगी, पता चल जाएगा कि मुझे ये गलतियाँ नहीं करनी है, ऐसे अटैम्प्ट करना है। मेरी आपकी अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या है? पढ़ते पूरे साल खूब लोगे, लेकिन वो 2 घंटे आप किस प्रकार निकालते हैं, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये 2 घंटे आपको जब आप निकालेंगे तो आपको पता चलेगा कि यस, इन जो है मतलब ये मेरी कमियां रही है, मेरी ये रणनीति थी, तो ये रणनीति मेरी इस पेपर में फेल हुई है, तो जो अगला पेपर होगा उसमें उस रणनीति को आप लागू कर सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि यस, मेरी वो रणनीति फेल रही तो उसमें मज़ा नहीं आया था, मैं अगर इस रणनीति के साथ एग्जाम हॉल में परीक्षा प्रबंधन करता हूँ, एग्जाम मैनेजमेंट करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा फायदा होगा। तो ये मानसिक का खेल है पूरा। ठीक है, केवल पढ़ने से नहीं होता है, प्रैक्टिस से होता है। तो वो एक्चुअल में वो फीलिंग आना एग्जाम हॉल की, वो सबसे ज़रूरी है। इसलिए पूरे राजस्थान लेवल पर हम इसको कंडक्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पहला प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ग्रेड में और शायद कुछ लोग करवाते हैं, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल पर कोई नहीं करवा रहे हैं, तो ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी को करना है, देना है। ठीक है, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू, सुबह मिलते हैं, टेक केयर।